पहला क्वेश्चन, 19वीं सदी का सुधार आंदोलन मुख्यतः केंद्रित था, नारी केंद्रित था, नारी केंद्रित बता चुके हम आपको। 20वीं सदी में सुधार आंदोलन मुख्यतः किस पर आधारित, निम्न जाति। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत आए प्रचारकों व मिशनरियों ने सामाजिक बुराइयों पर प्रहार कर हिंदू व इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर चोट किया। उनके ऐसा करने के पीछे निम्न में कौन कौन से उद्देश्य निहित थे? भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना? नहीं, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना उद्देश्य नहीं था। क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए, जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी शासन के दौरान एक 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई थी। तो ईसाई मिशनरी जो भारत में ईसाई धर्म प्रचार कर रहे थे, क्या उनका उद्देश्य भारत का आधुनिकीकरण करना था? एकदम से नहीं, ऐसा उद्देश्य उनका नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य यह था भारत का ईसाईकरण करना। और लोग अगर ईसाई हो जाएंगे तो ईसाई वर्ग के लोगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीदेंगे। भारत को एक बाजार के तौर पर तैयार करना काम था, लेकिन भारत का आधुनिकीकरण उसका काम नहीं था। तो गलत है ये। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए खरीदार तैयार करना, हां, ये काम था, ये उद्देश्य था। उपयोगितावादी विचारधारा का प्रयोग कर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति निकृष्टता का भाव पैदा करना, यानी भारत की संस्कृति को छोटा दिखाना। हां, अरे एक बात आप समझिएगा, जैसे कोई भी टीचर हमारी आलोचना करता है, हमारी बुराई करता है, सामने वाले के समक्ष अगर वो हमारी बुराई करेगा, अपनी अच्छाई दिखेगा, अच्छाई दिखाएगा, तब तो लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। अगर मान लिया जाए कि वो हमारी बुराई नहीं करेगा, अपनी अच्छाई नहीं दिखाएगा, तो लोग उसके प्रति आकर्षित थोड़े होंगे, नहीं होंगे। तो मुख्यतः लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है। उसी प्रकार से अगर अंग्रेज हिंदू संस्कृति को नीचे नहीं दिखाएगा और अपनी संस्कृति को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाएगा, तो फिर लोग उनकी संस्कृति को क्यों मानेगा? तो अंग्रेजों का एक लक्ष्य यह भी था कि हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाना और अपनी संस्कृति को जो है ऊंचा दिखाना। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत आए धर्म प्रचारकों का यह भी एक काम था, तो यह भी सही है। कौन कौन सा सही है? 2 और 3। राजाराम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कहां की गई थी? राजाराम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। वर्ष 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष तो राजाराम मोहन राय थे। वही ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव जो है आपको तारानंद चक्रवर्ती थे। तारानंद चक्रवर्ती। राजाराम मोहन राय ने नेपल्स क्रांति की सफलता पर कलकत्ता में एक समारोह कब किया? 1821 में। राजाराम मोहन राय को युगदूत किसने कहा? राजाराम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। राजाराम मोहन राय की समाधि कहां है? राजाराम मोहन राय की समाधि जो है इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में ही 1833 ईस्वी में राजाराम मोहन राय का निधन हो गया था और उनका समाधि जो है आपको इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही है। ब्रह्म समाज के सिद्धांत और दृष्टिकोण का मुख्य आधार कौन साया से थाया थे? तर्क शक्ति, हां। वेद व उपनिषद, हां। ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा, हां। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया था? एकेश्वरवाद के सिद्धांत को इस्लाम धर्म से ग्रहण किया था। कौन धर्म से? इस्लाम धर्म। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म क्रॉनिकल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म क्रॉनिकल का प्रकाशन राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजाराम मोहन राय। देखिए, ध्यान दीजिएगा, राजाराम मोहन राय की जो है ना 4-5 महत्वपूर्ण रचना है जो हमेशा पूछा जाता है। ब्रह्म क्रॉनिकल 1, मिरातुल अखबार 2, तोहफातुल मुहाब्दिनी 3, संवाद कौमुदी 4 और प्रज्ञा का चांद 5। ये 5 राजाराम मोहन राय की महत्वपूर्ण रचना है। हमेशा यही 5 में से जो है एक आपसे पूछा जाता है। जो तोहफातुल मुहाब्दिनी है उसे एकेश्वरवादियों के उपहार नाम से भी जाना जाता है। जो तोहफातुल मुहाब्दिनी
नामक साहित्य है राजा राम मोहन राय की, उसे एकेश्वरवादियों के उपहार के रूप में भी जाना जाता है। ये पांचों साहित्य राजा राम मोहन राय का याद रख लीजिएगा तो हमको लगता है अगर राजा राम मोहन राय से संबंधित साहित्य पूछेगा सफिशियंट है। राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया था? सती प्रथा के विरोध के लिए राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रयोग किया था, और संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में 1821 ईस्वी से छापना राजा राम मोहन राय ने प्रारंभ किया था। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में 1821। राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब किया गया? राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन वर्ष 1822 में फारसी भाषा में किया गया था। वर्ष 1822 में फारसी भाषा में किया गया था, फारसी भाषा में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए वर्ष 1823 में, कुछ स्रोत 1821 भी लिखता है लेकिन मैक्सिमम स्रोत 1823 ही लिखता है। जैसे कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन कब हुआ है, कुछ स्रोत 1821 लिखता है, लेकिन आपको दृष्टि जैसे बुक हो गए, पूर्वावलोकन या घटना चक्र जैसे बुक हो गए, ये सब 1823 लिखता है, 1823 लिखता है। तो जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है इसका गठन 1823 में किया गया है, और इसका गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन का जब गठन किया तो उसमें राजा राम मोहन राय का साथ विलियम एडम्स और द्वारकानाथ टैगोर ने दिया था। द्वारकानाथ टैगोर ने दिया था, अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि 1823 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया। राम मोहन राय अपने किस पत्रिका में एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिए? राम मोहन राय तोहफातुल मुहाबदीनी नामक पत्रिका में एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिए, और इस तोहफातुल मुहाबदीनी को ही जो है एकेश्वरवादियों को उपहार भी कहा जाता है। एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा जाता है। बाद बाकी जितनी भी रचनाएं हैं, मिरातुल अखबार हो, संवाद कौमुदी हो, ब्रह्म क्रॉनिकल हो, ये सभी राजा राम मोहन राय की ही रचना है। इसमें से जो है संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा की आलोचना राजा राम मोहन राय ने किया था। साधारण ब्रह्म समाज का निम्न में से कौन संस्थापक नहीं है? नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा गुरुजी लोग, हमने आपको बतलाया था कि ब्रह्म समाज में 2 बार विभाजन हुआ। ब्रह्म समाज में 2 बार विभाजन हुआ। पहली बार 1866 में, पहली बार जब 1866 में विभाजन हुआ तो एक आदि ब्रह्म समाज बना और एक भारतीय ब्रह्म समाज बना। तो इसमें जो आदि ब्रह्म समाज है, आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता बने द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर बने, और जो भारतीय ब्रह्म समाज है, भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता बने केशव चंद्र सेन। लेकिन हमने आपको सुबह के लेक्चर में, आज जो सुबह क्लास हुआ है, उस सुबह के लेक्चर में हमने आपको बतलाया था कि जो आपको एक एक्ट पारित हुआ था, ब्रह्म विवाह अधिनियम या नेटिव मैरिज एक्ट, उसका उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने किया, जिस वजह से भारतीय ब्रह्म समाज में 1878 में विभाजन हुआ। और भारतीय ब्रह्म समाज में जब विभाजन हुआ तो उसी से बना आपको साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, विश्वनाथ शास्त्री और द्वारकानाथ गांगुली, ये सभी साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। अगर हम केशव चंद्र सेन की बात करें तो केशव चंद्र सेन जो है साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं हुआ करते थे, बल्कि केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हुआ करते थे। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ये साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, बल्कि ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। केशव चंद्र सेन साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, बल्कि ये जो है आपको भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कहां के राजकुमार से किया था? कूच बिहार के राजकुमार से किया था। बंगाल में पड़ता है ये। निम्न में से कौन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में शामिल था या थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई है, और इसके संस्थापकों में बीजी तिलक, महादेव बल्लाल नामजोशी, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, गोपाल गणेश अगरकर, 1, 2, 3, 4 ये सभी शामिल थे। और अगर ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करेंगे तो ये आपको शामिल नहीं थे। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया है।
सुबोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया? सुबोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रार्थना समाज के द्वारा किया गया है। प्रार्थना समाज। दलित उद्धार मिशन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? यह भी प्रार्थना समाज के द्वारा ही स्थापित किए गए थे। आगे है आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। हां, सही है, आप सब लोग जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुआ था और इसका मुख्यालय 1877 में लखनऊ को बनाया गया था। सही है, सॉरी, लाहौर को बनाया गया था। लाहौर को बनाया गया था, सही है। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। हां, यह भी सही है। आर्य समाज ने वेदों और पुराणों के प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। गलत है ये। देखिए, आर्य समाज ने वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार किया और पुराण के प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। ध्यान से सुनिएगा, आर्य समाज ने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया और पुराणों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। समझ गए? तो ये बात है, लेकिन ये तो कह रहा है वेद और पुराण दोनों की प्रामाणिकता को अस्वीकार कर दिया। तो गलत है या सही? गलत है, गलत है। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया था? नहीं, आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन नहीं दिया था, बल्कि आर्य समाज ने कर्म व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया था। यानी वर्ण व्यवस्था के जो है आपको विरोधी हुआ करते थे आर्य समाज, कर्म व्यवस्था के समर्थक हुआ करते थे। तो वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन नहीं दिया, बल्कि कर्म व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया था। तो कौन सा सही है? केवल 1 और 2। राममोहन राय ने किस कार्यकाल या समय अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की? राममोहन राय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे, जॉन डिग्बी। जॉन डिग्बी की सेवा में जो है ये रहे हैं मूल तौर पर 1803 से 1814, 1803 से 1814। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना होगा 1804 से 1814। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बंबई में कहां की गई थी? दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बंबई में मणिक चंद्र वाटिका में किया गया था। दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करें। सन 1886 में स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया। नहीं, गलत है। 1886 में स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना नहीं किया, बल्कि 1886 में लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया। गलत है ये। सन 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर लाला हंसराज ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया। यह भी गलत है। 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया। तो 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, इसमें कोई सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 में कहां किया गया था? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना सन 1886 में लाहौर में किया गया था। कहां किया गया? लाहौर। हेनरी विवियन डेरेजियो निम्न में से किस घटना से अत्यधिक प्रभावित थे? हेनरी विवियन डेरेजियो फ्रांसीसी क्रांति से काफी अधिक प्रभावित थे। फ्रांसीसी क्रांति। कौन डेरेजियो के प्रमुख शिष्यों में शामिल नहीं है? रामशरण बनर्जी डेरेजियो के प्रमुख शिष्यों में शामिल नहीं है, बाद बाकी सभी डेरेजियो के शिष्य हैं। हेनरी विवियन डेरेजियो को किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता कहा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है हेनरी विवियन डेरेजियो। लेक्चर अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपसे प्रश्न बन रहा होगा, समझ गए? और जो लोग सुबह में क्लास नहीं किए होंगे उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो अपने पहले ये एवरग्रीन है, समझ गए? तो सुबह में इस चैप्टर का लेक्चर हम दे चुके हैं और ऑनलाइन वाले लोग, कुछ लोग जो मैसेज कर रहे थे कि जो है वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा, प्रोसेस में है। कभी कभी जो है थोड़ा बहुत लेट लग जाता है, समझ गए? आज रात तक हो जाएगा वीडियो अपलोड इसका। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां की गई थी? विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता के बारानगर में किया गया था। कोलकाता के बारानगर में। स्वामी विवेकानंद ने निम्न में से किसको या किनको आधार बनाकर विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी?
रामकृष्ण मिशन की शिक्षा उपनिषद, गीता, दर्शन, बुद्ध के उपदेश, यीशु के उपदेश, पुराण, सब को आधार बनाए थे। स्वामी विवेकानंद जो है इन सभी को आधार बनाए थे। रामकृष्ण मिशन की शिक्षा उपनिषद, गीता, दर्शन, बुद्ध के उपदेश, यीशु के उपदेश, पुराण, इन सभी को आधार बना करके जो है मानव मूल्यों की शिक्षा स्वामी विवेकानंद ने देने का काम किया था। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा गया था? राजस्थान के खेतरी महाराज अजीत सिंह। विवेकानंद ने 1896 में कहां वेदांत सोसाइटी का गठन किया था? विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में 1896 में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। निम्न कथनों पर विचार करिए। विवेकानंद की शिष्या का नाम मार्गरेट नोबेल था। हां, विवेकानंद की शिष्या का नाम मार्गरेट नोबेल था। इन्हें इतिहास में सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें इतिहास में जो है सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। लड़का, सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। सही है ये। विवेकानंद को दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता, नहीं, गलत है। विवेकानंद को दक्षिणेश्वर संत के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि विवेकानंद के जो गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। समझ गए? तो इसलिए यह गलत है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा, नहीं, गलत है ये भी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता नहीं कहा, बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा। बल्कि किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कौन सा कथन सही है? केवल एक। स्वामी विवेकानंद ने पत्रिका प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किस भाषा में किया? स्वामी विवेकानंद ने अपनी पत्रिका प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन जो है अंग्रेजी भाषा में किया। अंग्रेजी भाषा में। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। एनी बेसेंट सन 1893 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्या बनी, नहीं, गलत है ये। देखिए, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्या इंग्लैंड में 1893 में नहीं बनी, बल्कि 1889 में बनी। 1889 में बनी। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर 1893 ईस्वी में भारत आई। 1893 ईस्वी में वो भारत आई। ऐसे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य जो है 1889 ईस्वी में इंग्लैंड में बनी। थियोसॉफी का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या होता है। हां, थियोसॉफी का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती थी। हां, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती थी, यह भी सही है। कौन सा सही है? केवल 2 और 3। सर सैयद अहमद खां की मुख्य पत्रिका तहजीब उल अखलाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा कई सारे पुस्तकों की रचना की गई थी, उसी प्रकार से जो है आपको सर सैयद अहमद खां के द्वारा भी एक प्रमुख पुस्तक की रचना की गई थी। उसका नाम था तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक। और जो तहजीब उल अखलाक नामक पुस्तक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सभ्यता और नैतिकता। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सभ्यता और नैतिकता। कांग्रेस की स्थापना के विरोध में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। बनारस के राजा का क्या नाम था? बनारस के राजा का नाम था राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद। बनारस के राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खां को ही अंग्रेजों ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए तैयार किया। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद को तैयार किया, और अंग्रेजों ने इन दोनों को ही आगे बढ़ाकर कांग्रेस के विरोध में जाकर इन दोनों के मदद से यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना करवाने का काम किया। आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सिंह। निम्न कथनों पर विचार करें। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था, नहीं, गलत है ये। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में यह एक प्रबल आंदोलन था। समर्थन में यह एक प्रबल आंदोलन था, ना कि विरोध में। समर्थन में यह एक प्रबल आंदोलन था, ना कि विरोध में। ना कि विरोध में। क्या हो? क्या हीरोइन? ठंडा नहीं लगता है? ठंडा नहीं लगता? ठंडा मार देगा बकलोल।
बैठाइए ना उसको, जल्दी हो। अरे उधर चले जाइए ना, क्या होगा है तो। हे भगवान, आराम से आराम से आराम से। एकदम कोना में जाकर के बेचारी बैठ रही। कहाँ थे आप? अजीब बात है। बताइए क्या क्वेश्चन हो गया? 40 सुबह में थे आप? थे कहाँ चले गए थे? रूम चले गए। चलिए, अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन नहीं था, बल्कि अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के समर्थन में एक आंदोलन था। समर्थन में एक आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में होने वाले प्रबल आंदोलन था देवबंद आंदोलन। कौन था? देवबंद आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन नहीं था। गलत है। 1864 में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी व उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नहीं, गलत है ये। 1864 में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने कुछ अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया। गौर से सुनिएगा। 1864 में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया, ना कि हिंदी व उर्दू का अंग्रेजी में अनुवाद किया। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा। 1864 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने अंग्रेजी किताबों का हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया, ना कि हिंदी और उर्दू किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो यह क्या है? गलत। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखा। हां, सर सैयद अहमद खान ने तहजीबुल अखलाक नामक साहित्य की रचना की तथा कुरान पर टीका भी लिखने का काम सर सैयद अहमद खान ने किया था। यह बात सही है। कौन सा सही है? केवल 3। आंसर सी। किसने स्वयं को मोहम्मद शाह के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार कहा? मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद जो है अपने आप को एक और पैगंबर और कृष्ण का अवतार कहा करता था। मिर्जा गुलाम अहमद। निम्न कथनों पर विचार करे और असत्य कथन का चयन करे। असत्य मतलब गलत कथन का चयन करे। गलत, इसमें गलत कौन है उसका चयन करना है। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के कादियान नामक स्थान से की गई है। हां, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के कादियान नामक स्थान से की गई है, जिस वजह से अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। यह बात सही है। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया, यह बात सत्य है। जिहाद का समर्थन वहाबी आंदोलन ने किया था। जिहाद का समर्थन वहाबी आंदोलन ने किया था। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। यह भी बात क्या है? सत्य। गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक बहरीन अहमदिया में अहमदिया आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की। हां, यह भी सही है। अहमदिया आंदोलन को प्रवर्तन सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने किया, यानी अहमदिया आंदोलन को शुरू सर सैयद अहमद खान ने किया। नहीं, गलत है। यही तो गलत है। अहमदिया आंदोलन को शुरू सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने नहीं किया था, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। आंसर हो जाएगा डी। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें, मतलब गलत कथन की पहचान करें। गलत। सैयद अहमद राय बरेलवी वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। हां, वहाबी आंदोलन सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा ही चलाए गए थे। सही है। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य देश को दारुल इस्लाम से दारुल हर्ब में बदलना था। नहीं, गलत है। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य दारुल इस्लाम से दारुल हर्ब में बदलना नहीं था, बल्कि वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना। इसका मतलब होता है काफिरों के देश को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था काफिरों के देश को, अर्थात हिंदुओं के देश को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना, ना कि इस्लामी राष्ट्र को काफिर राष्ट्र में तब्दील करना। इसका मतलब यह है कि वहाबी आंदोलन का उद्देश्य है इस्लामी राष्ट्र को काफिरों के देश में तब्दील करना। नहीं, ऐसा उद्देश्य नहीं था, बल्कि काफिरों के देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना, यानी उल्टा। समझ पा रहे हैं? तो यह गलत है ना? हाँ, गलत है। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। सही है। इस आंदोलन में सांप्रदायिक छवि विद्यमान थी। हाँ, हिंदू मुस्लिम वाली बात थी, तो सांप्रदायिक छवि निश्चित तौर पर विद्यमान था। सही है। ये आंसर हो जाएगा बी। निम्न में असत्य कथन की पहचान करें, गलत कथन की पहचान करें। गलत कौन है उसको पहचानिए।
देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का समर्थन किया। देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का समर्थन किया ना, देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया। दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था, समर्थन नहीं किया था बल्कि विरोध किया था। तो ये क्या है? गलत। और हमको चुनना क्या था? गलत। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? ए। बाद बाकी सब सही है। वह संगठन जिसने प्रथम बार अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए तथा नारी शिक्षा के लिए पुणे में एक कन्या विद्यालय खोला, निम्न में से कौन था? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की है, उसे सच्ची रामायण के नाम से जाना जाता है। पेरियार ने जो तमिल भाषा में रामायण की रचना की है उसे सच्ची रामायण कहा जाता है। सच्ची रामायण। सन 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक नामक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? मराठी भाषा में किया। मराठी भाषा में किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सन 1927 में समाज समता संघ का गठन बी.आर. अंबेडकर द्वारा किया गया। हां। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया। हां। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना सन 1932 में किया गया। नहीं, गलत है ये। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया, बल्कि इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1942 में किया। बी.आर. अंबेडकर ने सन 1929 में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। हां, बी.आर. अंबेडकर का भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ है। कौन कौन सही है? 1, 2 और 4। निम्न में कौन सा असत्य है? मतलब कौन सा गलत है? कौन सा असत्य मतलब कौन सा गलत है? वैकोम सत्याग्रह एक गांधीवादी आंदोलन था। हां, वैकोम सत्याग्रह गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित एक आंदोलन था। वैकोम सत्याग्रह एजवा वर्ग के उत्थान की बात करता है। हां, यह आंदोलन तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। नहीं, गलत है ये। यह आंदोलन तमिलनाडु के क्षेत्र में नहीं हुआ था, बल्कि यह आंदोलन जो है आपको केरल के क्षेत्र में हुआ था। केरल के क्षेत्र में हुआ था, दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर। सन 1925 में आंदोलनकारियों का ट्रावनकोर की महारानी से मंदिर प्रवेश के बारे में समझौता गांधी जी के मध्यस्थता में हुआ था। हां, हुआ था। सी, यही असत्य है, यही गलत है। किसने मानव जाति के लिए औरु जाति, औरु माथम, औरु देवम, मानुष्यान का नारा दिया था? औरु जाति, औरु माथम, औरु देवम, मानुष्यान का अर्थ क्या होता है जानते हैं? मानव जाति के लिए एक धर्म, एक ईश्वर, एक जाति। मानव जाति के लिए, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। तो मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने। तो वो जो मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर शब्द है, उसी को जो है औरु जाति, औरु माथम, औरु देवम, मानुष्यान का नारा, समझ गए? उसी का मतलब है। तो आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। वैकोम सत्याग्रह के मंदिरों में निम्न वर्ग के प्रवेश को लेकर समर्थन देने वाले नंबू दरियों उच्च ब्राह्मण के संगठन का क्या नाम था? योगतेम सभा। योगतेम सभा। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सन 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। सरला देवी चौधरानी। 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी ने की। सन 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया था? 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन जो है मंदिर में भ्रष्टाचार को खिलाफ, मंदिरों में भ्रष्टाचार को लेकर के चलाया गया था। मंदिरों में भ्रष्टाचार। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? पंडिता रमाबाई सरस्वती। पंडित रमाबाई सरस्वती। सन 1937 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ का पहला सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? इसका पहला सम्मेलन जो है फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे में आयोजित हुआ था। पारसी धर्म में सबकी अंत्येष्टि किस प्रकार से की जाती थी? देखिए, पारसी धर्म में जब कोई व्यक्ति मरता है, जैसे हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको जो है जाकर के लकड़ी पर दे करके जला दिया जाता है। इस्लाम धर्म में जब कोई मरता है गड्ढा खोद कर जो है उसको दफना दिया जाता है, मिट्टी डाल दिया जाता है ऊपर से। पारसी धर्म में जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शव को जो है ना थोड़ा ऊंचा स्थल पर खुला में छोड़ दिया जाता है। खुला में छोड़ दिया जाता है। उसको जो है गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, चील हो गया, बाज हो गया, ये सब पक्षी उसके मांस को नोच नोच करके खाता है। फिर उसका जो हड्डी बचता है उस हड्डी को दफना दिया जाता है। उस हड्डी को जो है कहीं पर एक जगह गाड़ दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। कहिए, ये है पारसी धर्म में अंत्येष्टि संस्कार की विधि। तो पारसी धर्म में सबकी अंत्येष्टि किस प्रकार से की जाती है?
सबको खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा जाए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाबा दयाल दास नामधारी आंदोलन तथा बाबा राम सिंह द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया। नहीं, गलत है, ये गलत है। कहिएगा कैसे गलत है? तो देखिए, जो नामधारी आंदोलन है, नामधारी आंदोलन बाबा दयाल दास नहीं चलाया है, बल्कि बाबा दयाल दास जो है निरंकारी आंदोलन चलाया है। बाबा दयाल दास चलाया है निरंकारी आंदोलन, और नामधारी आंदोलन की अगर हम बात करें तो बाबा राम सिंह ने चलाया है। बाबा राम सिंह ने चलाया है। तो निरंकारी आंदोलन बाबा दयाल दास ने चलाया है, न कि नामधारी आंदोलन। वही नामधारी आंदोलन बाबा दयाल दास ने नहीं चलाया है, बल्कि नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह ने चलाया है। बाबा राम सिंह ने चलाया है। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो गलत है। सन 1870 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। हाँ, सन 1870 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ है, यह सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2। निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के अनुसार लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष व 18 वर्ष कर दिया गया। हाँ, सही है ये। सम्मति आयु अधिनियम 1891 लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 साल की गई, नहीं 12 साल की गई। कितना? 12 साल। शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः लड़कियों व लड़कों के लिए 14 तथा 16 साल निर्धारित किया गया। नहीं, लड़की के लिए 14 तो ठीक है, लड़का के लिए 16 नहीं बल्कि 18। तो यह भी क्या है? गलत। कौन सा सही है? केवल 1। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का विरोध किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, क्योंकि इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया। विडो रिमैरिज सोसाइटी की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री द्वारा कब की गई? विडो रिमैरिज सोसाइटी की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री द्वारा सन 1850 में की गई। ठगी प्रथा, ठगी प्रथा समझते हैं जी? जैसे देखिए, समझिएगा, अभी बिहार दरोगा का परीक्षा आना है। जब भी कोई परीक्षा आता है तो एक गैंग सक्रिय होता है। वो आपको कहेगा हम 8 बजे क्वेश्चन दे देंगे, 9 बजे क्वेश्चन दे देंगे, रातें में दे देंगे। समझ गए? ये सब कुछ नहीं है। आपसे ले लेगा 25,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ले लेगा। आपको लगेगा 25,000 ले रहा है, कौन बड़का ले रहा है। समझ गए? और फिर आपको उल्टा पुल्टा कुछ भी दे करके रटवा देगा। फिर परीक्षा के बाद आप निकलिएगा, कहिएगा आप जो भेजे वो क्वेश्चन तो था ही नहीं, एक को दीजिए मेरा पैसा। आप कहेगा देखिए ना ऊपर भेज दिए हैं, सुबह आइए, शाम आइए, दोपहर आइए। तो यही तो ठगी है। तो ठगी प्रथा जो है अंग्रेजी काल में व्यापक स्तर पर प्रचलन में था। ठग लोग देवी काली की पूजा किया करते थे। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन की सहायता से किया। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन की सहायता से किया। शिशुवध प्रथा, देखिए शिशुवध प्रथा यानी बच्चा को जन्म लेते ही मार दिया जाना। भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज में शुरू में जो है ऐसा होता था कि अगर लड़की जन्म ले ली है, लड़का जन्म लिया तो ठीक है, अगर लड़की जन्म ले लेती थी तो फिर जन्म लेते ही जो है उसको मार दिया जाता था। यह विशेष तौर पर राजपूत समाज में प्रचलन में था। ऐसे हर समाज में प्रचलन में था, लेकिन राजपूत समाज में यह प्रथा जो है आपको ज्यादा प्रचलन में हुआ करता था। इस शिशुवध प्रथा पर प्रतिबंध, शिशुवध प्रथा पर प्रतिबंध सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेजली दोनों ने लगाया। सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेजली दोनों ने लगाया। नरबली प्रथा बताए हुए हैं हम आपको, खून जनजाति में प्रचलित था, इसको बंद किया है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। बताए हुए हैं क्या है आगे। दास प्रथा यानी जैसे वस्तु का क्रय विक्रय होता है वैसे ही पहले मानव का क्रय विक्रय होता था। मानव का जो क्रय विक्रय होता था उसी को दास प्रथा कहा जाता था। इसका अंत लॉर्ड एलन बरो ने किया है। लॉर्ड एलन बरो ने 4123 डी 4123। राधा स्वामी आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा के क्षेत्र में राधा स्वामी आंदोलन शिवदयाल साहब अर्थात तुलसीराम के द्वारा चलाया गया था। शिवदयाल साहब अर्थात तुलसीराम, शिवदयाल साहब कहिए या तुलसीराम कहिए, बात बराबर है। उन्हीं के द्वारा जो है राधा स्वामी सत्संग आंदोलन 1860 के दशक में आगरा में चलाया गया था। तुलसीराम। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह एक संगठन है। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा किया गया था। हेनरी विवियन डेरेजियो। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय।
मिलान करे, गौरक्षणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती, गौहत्या विरोधी समिति बाल गंगाधर तिलक, गौरक्षा संघ महात्मा गांधी, 321। प्रथम बार अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किसने इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था? देखिए, जो बंग ए दर्रा नामक पुस्तक है यह मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है। जो बंग ए दर्रा नामक पुस्तक है मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था, इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। और पहली बार दो राष्ट्र का सिद्धांत भी मोहम्मद इकबाल ने ही दिया था, मोहम्मद इकबाल ने ही दिया था। और जो एक गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो गीत गाया भी था मोहम्मद इकबाल ने। सर्वप्रथम दुई राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, दुई राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, दुई राष्ट्र सिद्धांत होगा। ओह, ये मिटेगा थोड़े, दुई राष्ट्र का सिद्धांत, दुई राष्ट्र का सिद्धांत, हिंदू राष्ट्र नहीं, दुई राष्ट्र का सिद्धांत। सर्वप्रथम दुई राष्ट्र के सिद्धांत की बात किसने और कब की? दुई राष्ट्र के सिद्धांत की बात सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1930 ईस्वी में की। मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1930 ईस्वी में की। दारुल उलूम, इसकी स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने किया है। नबदा उल उलमा, मौलाना सिबली ने इसकी स्थापना किया है। अहल ए हदीस, मौलाना सईद नाजिर हुसैन ने किया है इसकी स्थापना। अहल ए कुरान, मौलवी अहमदुल्लाह चक्रावल्ली ने किया है। 1 2 4 3। बहुजन समाज आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए, जो बहुजन समाज आंदोलन था इसके संस्थापक मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव, मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव दोनों ने मिलकर के बहुजन समाज आंदोलन की स्थापना की है। ऑप्शन में मुकुंदराव पाटिल नहीं है, इसलिए आपको जाना होगा शंकरराव जाधव के साथ। किस आंदोलन के संस्थापकों द्वारा कुदी आरासू नामक ग्रंथ लिखा गया है? वाइकोम सत्याग्रह। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित है? रखमाबाई मुकदमा थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लेक्चर के दौरान हम आपको नहीं बताए थे, सामान्य तौर पर बाल विवाह को बताते हुए यह बात हम बतलाते हैं, लेकिन आपके बैच में नहीं बतलाए थे, यहां पर प्रश्न है, बतला दे रहे हैं। रखमाबाई राउत एक महिला थी जो डॉक्टर थी। रखमाबाई राउत एक महिला डॉक्टर थी। रखमाबाई राउत नामक महिला का विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में दादाजी भीखाजी के साथ कर दिया गया था। रखमाबाई राउत का विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में दादाजी भीखाजी नामक एक व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया था। दोनों का विवाह हुआ। जब विवाह हुआ था तो उस समय रखमाबाई का उम्र था मात्र 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष। विवाह के बाद भी रखमाबाई अपने मां के घर ही रहती थी और अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। रखमाबाई मतलब अपने पति के पास नहीं जाना चाहती थी, अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी रखमाबाई। पति के द्वारा हर संभव प्रयास किया गया कि रखमाबाई उसके पास आ जाए, लेकिन रखमाबाई नहीं गई। तत्पश्चात उनके पति दादाजी भीखाजी ने रखमाबाई पर केस किया। रखमाबाई के पति दादाजी भीखाजी ने रखमाबाई पर केस किया। केस इस बात को लेकर किया कि हमारा उनसे विवाह हुआ है और वो जो है हमारे पास नहीं आ रही है, तो दाम्पत्य जीवन का प्रतिस्थापन तो नहीं हुआ, इस विवाह का तो कोई मतलब नहीं रहा। तो दाम्पत्य जीवन का प्रतिस्थापन हो सके, इसको लेकर के दादाजी भीखाजी ने रखमाबाई पर केस किया। इस केस की सुनवाई न्यायालय में हुई। जब पहली सुनवाई हुई तो निर्णय रखमाबाई के पक्ष में दिया गया कि उम्र कम है, इस वजह से रखमाबाई जो है अपने पति के पास नहीं जाएंगी। लेकिन फिर से इस निर्णय पर पुनर्विचार हुआ और जब निर्णय पर पुनर्विचार हुआ तो निर्णय दादाजी भीखाजी के पक्ष में गया। निर्णय दादाजी भीखाजी के पक्ष में गया मतलब न्यायालय ने रखमाबाई राउत को यह आदेश दिया कि रखमाबाई राउत अपने पति दादाजी भीखाजी के साथ रहे। न्यायालय का यह निर्णय आया। न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ रखमाबाई महारानी विक्टोरिया का दरवाजा खटखटाई। महारानी विक्टोरिया का दरवाजा खटखटाई। महारानी विक्टोरिया सब चीज सुनी समझी, रखमाबाई से पूछी आप क्या चाहती हैं? तो रखमाबाई बोली कि हम चाहते हैं कि इस विवाह को ही खत्म कर दिया जाए। और फिर महारानी विक्टोरिया ने
रखमाबाई और दादाजी भीखाजी के विवाह को ही डिजॉल्व कर दिया, समाप्त कर दिया। समझ गए, यही है रखमाबाई केस। रखमाबाई केस चर्चा में रहा है वर्ष 1884 ईस्वी में, वर्ष 1884 ईस्वी में। तो रखमाबाई केस कहीं ना कहीं बाल विवाह प्रथा से संबंधित है और रखमाबाई केस दाम्पत्य जीवन के प्रति स्थापन से संबंधित है। इसमें महिला शिक्षा की कहीं कोई बात नहीं की गई है। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं के शिक्षा पाने का अधिकार ना, शिक्षा पाने का अधिकार नहीं, सहमति की आयु, हां, उम्र जो है। और एक बात याद रखिएगा, रखमाबाई मुकदमा के कारण ही रखमाबाई का विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में हो गया था। अब जो है निर्णय रखमाबाई के पक्ष में गया। अब पुरुष जगत के लोग पूरा परेशान। तो फिर रखमाबाई मुकदमा ही 1891 के सम्मति आयु अधिनियम का आधार बना और फिर 1891 में जो सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ उसमें लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। समझ गए? तो सहमति की आयु, हां, इससे संबंधित है। दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, हां, इससे भी संबंधित है। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 में आप सब लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। टर्मिनेकल ऑफ न्यू डिस्पेरेंस, इसकी स्थापना 1868 में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा ही किया गया। तो केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी स्थापना से है? तो केशव चंद्र सेन का संबंध जो है टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संगठन से है और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थापित किया गया था और सत्यशोधक समाज के जरिए ज्योतिबा फुले दलित जाति के लोगों को, निम्न जाति के लोगों को पाखंडी ब्राह्मणों से बचकर रहने को जागरूक करने का काम किया। तो इस प्रकार हम यह बात कह सकते हैं कि सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु आंदोलन चलाया। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सत्य है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। हां, मूर्ति पूजा का विरोध ही था, ये सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। हां, यह भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे त्रुटिहीन है। नहीं, गलत है ये। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ज्योतिबा फुले संबंधित थे। ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे, जाति विरोधी आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? राधा स्वामी सत्संग आंदोलन लाहौर में स्थापित हुआ था। नहीं, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन लाहौर में स्थापित नहीं हुआ था, बल्कि आगरा में स्थापित हुआ था। भारत धर्म महामंडल दिल्ली में स्थापित हुआ था। नहीं, भारत धर्म महामंडल दिल्ली में स्थापित नहीं हुआ था, बल्कि यह स्थापित हुआ था हरिद्वार में। हरिद्वार में सनातन धर्म रक्षिणी सभा, दक्षिणी ने रक्षिणी सभा, सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता में स्थापित हुआ था। हां, यह सही है। देव समाज बनारस में स्थापित हुआ था। नहीं, देव समाज हुआ था स्थापित लाहौर में। तो इसमें सही है सिर्फ एक, सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता में स्थापित हुआ था। बाद बाकी सब गलत है। किसका क्या सही उत्तर होगा वो चीज हम आपको बतला दिए हैं। इसमें सही को चुनना था, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ज्योतिबा फूले। डीके कर्बे विडो रिमैरेज एसोसिएशन के सचिव थे। बेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। बीएम मालावारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किए थे। ये आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जॉन्स थे। सर विलियम जॉन्स। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1872 में। निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का इसलिए विरोध किया क्योंकि यह अधिनियम सांप्रदायिक आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न करता था। यह अधिनियम सांप्रदायिक आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न किया करता था। इसी वजह से राजा राम मोहन राय ने इस अधिनियम का विरोध किया। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई?
14 वर्ष और 18 वर्ष। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाग लिया 1893 में। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। आर्य समाज ने। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर या एकेश्वरवाद पर। कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सही है, महादेव गोविंद राणा ने थियोसोफिकल सोसाइटी नहीं, गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम वोलाटवस्की और कर्नल आलकाट ने किया, यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय समाज या आत्मीय सभा। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया। बाद बाकी जो प्रार्थना समाज और तत्वबोधनी सभा है, ये तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया ही नहीं गया है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा आत्मीय समाज या आत्मीय सभा। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, क्योंकि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही किया है। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना इंडिया सर्वेंट सोसाइटी। इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने। जानते हैं इसमें जो है ना टाइपिंग मिस्टेक हो गया है गुरुजी लोग, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो है ये जो है बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहां पर हम आपको बता देते हैं, उस अनुसार अगर आंसर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं मार लेंगे हम लोग, समझ गए। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना क्या है? आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है, महात्मा गांधी की पत्रिका है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। रहनुमाई मायदयन सभा दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। तो देखिए है कहीं पर आत्माराम पांडुरंग, गांधी जी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और दादा भाई नेरोजी है कहीं पर? क्रमवार तरीका से है नहीं ना है, ऑप्शन बी में होना चाहिए था। बीपीएससी जो पूछा है उसमें ऑप्शन बी में ये ऑप्शन दिया था, आत्माराम पांडुरंग, गांधी जी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और दादा भाई नेरोजी। तो लेकिन जो है टाइपिस्ट जो है मिस्टेक कर दिया है, तो इसका मूल चीज तो हम आपको बता दिए हैं, तो कोई आंसर निकल नहीं रहा है, तो आंसर हम यहां पर मार रहे हैं डी। क्या मार रहे हैं? डी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब बीपीएससी इसका आंसर बी दिया है, वहां पर टाइपिंग सही है, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो बीपीएससी जो है इसका आंसर बी दिया है। अब आप ही मत कहिएगा कि सर बीपीएससी तो बी दिया है, आप तो डी मरवाए हैं। तो बीपीएससी में जो है टाइपिंग सही है, हमारा टाइपिस्ट जो है मिस्टेक कर दिया है, इसलिए हमको डी देना पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। हां, सही है ये। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल्य में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। हां, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। ए व आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या आर है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्यपुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? इसे राजा राम मोहन राय ने लिखा था? नहीं, गलत है। इसे ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा था। और ईश्वरचंद विद्यासागर का एक स्टेटमेंट है, बड़ी प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, जैसे छुआछूत को लेकर के स्टेटमेंट तिलक साहब का, गांधी जी का है ना जी, बताए थे ना सुबह में हम। ईश्वरचंद विद्यासागर का ईश्वर को लेकर के एक कथन है, ईश्वर को लेकर के एक कथन है, हमें समय नहीं है कि हम ईश्वर की भक्ति कर सके। इस पृथ्वी पर ही काम करने के लिए बहुत कुछ बाकी है अभी। ईश्वरचंद विद्यासागर ने यह कहा है कि हमें समय नहीं है कि हम ईश्वर की भक्ति करें, इस पृथ्वी पर ही काम करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। ईश्वरचंद विद्यासागर का स्टेटमेंट है ये। तो ये है वर्ण परिचय, राजा राम मोहन राय ने नहीं लिखा है बल्कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा है। यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवंशिका थी, मतलब बंगाली रचना थी एक प्रकार से। हां, सही बात है, थी। कौन सा सही है? केवल दो।
इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी? स्वामी विवेकानंद। पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? देखिए, डीके कर्वे का नाम दो संदर्भ में आता है, एक स्त्री शिक्षा और दूसरा विधवा पुनर्विवाह। देखिए, सुनिएगा, डीके कर्वे विधवा महिलाओं को शिक्षित करके डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापिका बनाने का काम किया करते थे। डीके कर्वे विधवा महिलाओं को शिक्षित करके, यानी स्त्री शिक्षा, विधवा महिलाओं को शिक्षित करके उसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक बनाने का काम किया करते थे। और डीके कर्वे के द्वारा ही महिलाओं के लिए प्रथम विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। महिलाओं के लिए प्रथम विश्वविद्यालय का निर्माण डीके कर्वे के द्वारा ही किया गया है। तो इनका संबंध स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से है। 3 और 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए, यानी ब्रह्म समाज पूरे विश्व में फैलना चाहिए, ब्रह्म समाज पूरे विश्व में फैलना चाहिए। जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर उसको सिर्फ भारत तक सीमित रहना चाहते थे, इसलिए ना पहली बार विभाजन हुआ। वही तो बात है यहां पर। केशव चंद्र सेन का मानना था कि ब्रह्म समाज का प्रसार पूरे विश्व में होना चाहिए। दयानंद सरस्वती, इनका मानना था हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो 4, 1, 2, 3।